हिंदू वर्ग में एससी एसटी तो सुना था, बट क्या मुस्लिम कैटेगरी में भी एससी एसटी कैटेगरी होती है? ये सब कैटेगराइजेशन का क्या मुद्दा है और ये मुस्लिम ओबीसी का क्या मुद्दा है, आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। देखो, ये मुस्लिम से रिलेटेड, मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड जो रिजर्वेशन का मुद्दा है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। शुरू हुआ था ये महाराष्ट्र के रिजर्वेशन सिस्टम से। चलो, महाराष्ट्र में जो मराठा रिजर्वेशन था वो अलग मुद्दे के बारे में बात कर रहा था, जहाँ पे 50% सीलिंग क्राइटेरिया को क्रॉस किया जा रहा था, वो अलग अपने आप में मुद्दा था। बट बाद में रिसेंटली, अभी मैंने कुछ दिन पहले भी इस मुद्दे के ऊपर वीडियो बनाया था कि महाराष्ट्र में 5% मुस्लिम रिजर्वेशन जो दिया जा रहा था मुस्लिम कम्युनिटी को, उसको खत्म कर दिया गया है। तो अब मुस्लिम कम्युनिटी का जॉब्स में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिप्रेजेंटेशन भी काफी कम होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। आज के सेशन में भी हम सेम मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं कि कोर्ट ने यहाँ पे जो एक प्ली पास हुई थी पसमानदा मुस्लिम कम्युनिटी से जो रिलेट करता है, उसको कोर्ट ने एडजर्न कर दिया है और अगली तारीख लगा दी है। बट उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पूरा मुद्दा क्या है, ये पसमानदा मुस्लिम जो होते हैं ये कौन सी कैटेगरी के मुस्लिम पर्सन्स होते हैं। आज के सेशन में हम यही सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। तो टेकिंग अप द प्ली, अ बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉयमाला बागची आज द सीनियर एडवोकेट से उन्होंने पूछा, जो पिटिशनर की तरफ से अपीयर हो रहे थे, कि अल्टीमेटली व्हाट आर यू आस्किंग फॉर? आप ये जो पसमानदा मुस्लिम है ये कौन सी मुस्लिम कैटेगरी में फॉल करते हैं? क्या ये ओबीसी मुस्लिम्स हैं? ये मुस्लिम्स में भी क्या हमारा एससी एसटी अब कोई नई चीज आ गई है? देखो, एक चीज का आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो हमारा 1992 का इंदिरा साहनी का जजमेंट था, जो आपका मंडल कमीशन का जजमेंट था, उससे निकल कर आया था कि हमारे देश में 27% ओबीसीज हैं। ये बात उससे हमारे मंडल कमीशन की रिपोर्ट से सामने निकल कर आई थी। अब इन्हीं सब ओबीसीज को जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन दिया गया था। बट इसमें ये भी बोला था कोर्ट ने कि आपको अगर रिजर्वेशन देना है तो 50% से ऊपर नहीं जा सकता, इसी में कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लो और रिजर्वेशन देना है दे दो। अगर रिजर्वेशन को आपको 50% से ऊपर भी लेकर जाना है तो आपको उसके लिए क्लियर कट क्राइटेरियाज देने पड़ेंगे। आपको उसमें ना क्लियरली बताना पड़ेगा कि आखिर आप 50% से ऊपर रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो। उसकी बहुत सारी कंडीशंस और गाइडलाइंस भी ले डाउन करी गई थी। अब ओबीसीज में उस टाइम पे क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी डाला गया था, बट वहां पे ना 1992 में धर्म के मामले में कोई भी बात नहीं हो रही थी। यहाँ पे अब तो हमारा ओबीसीज तो चलो सारे हम हर कैटेगरी के पर्सन्स को इंक्लूड कर रहे थे, हम हिंदू रिलीजन में कुछ भी ऐसा मान नहीं रहे थे, अदर बैकवर्ड क्लासेस में हम सब कुछ ही इंक्लूड कर रहे थे। बट क्या अब हमें रिलीजन वाइज भी ओबीसी यहाँ पर देना पड़ेगा? उसी मुद्दे को हम यहाँ पे समझते हैं। तो पसमानदा मुस्लिम का जो आरक्षण का जो मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई करी है और संवैधानिक पक्ष यहाँ पे क्या रखा है कि ओबीसी में क्या सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, क्योंकि सब कैटेगराइजेशन से क्या होगा कि जो अपर लेयर की, जो क्रीमी लेयर वाले जो ओबीसी कैटेगरी के पर्सन होते हैं, भले वो हिंदू से हो या मुस्लिम से हो, पूरा का पूरा ओबीसी के बारे में यहाँ पे आपको समझा रही हूँ, वो सारा बेनिफिट लेकर चले जाते हैं। ठीक है, अगर हम एससी एसटी की कैटेगरी में बात करें यहाँ पे प्राइमरीली, तो वो सारा बेनिफिट लेकर चले जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही इकोनॉमिकली और सोशली काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्टेड है। बट उन लोगों का क्या, जो सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बट ना ही इकोनॉमिकली ना ही सोशली किसी भी तरीके से वो अपलिफ्टेड है ही नहीं, तो उन वर्ग के लोगों को, भले ही वो एससी एसटी में आ रहे हैं, ओबीसी में आ रहे हैं, उनको तो कोई बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है। वो तो अपने ही कास्ट में, सब कैटेगराइजेशन में कहीं ना कहीं पीछे ही छूटते जा रहे हैं, कोई बेनिफिट उनको नहीं मिलने वाला। तो उनकी जो जातियां हैं वो आगे कभी प्रोग्रेस करेंगी ही नहीं। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि देखो, सब कैटेगराइजेशन कर दो, जो क्रीमी है, वो जो क्रीमी लेयर में फॉल करता है उसको आप कंप्लीटली अलग हटा के रख दो, और जो क्रीमी लेयर में फॉल नहीं करता उसको आप पूरे तरीके से अपना रिजर्वेशन का फायदा प्रोवाइड करो। क्योंकि देखो, रिजर्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजर्वेशन कभी भी प्रॉब्लम में नहीं रहा है। रिजर्वेशन सिर्फ तब प्रॉब्लम में बनता है कि जब जिस कम्युनिटी को बेनिफिट मिल रहा है उसको ही जनरेशन वाइज जनरेशन वो बेनिफिट मिलता जा रहा है। बट जो पीछे के सेम जनरेशन के जो लोग हैं, जो पीछे के सेम कैटेगरी के जो पर्सन हैं, उनको कभी बेनिफिट मिल ही नहीं रहा, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। तो अब हम आज के मुद्दे के बारे में डिस्कस करते हैं कि पसमानदा मुस्लिम कौन होते हैं। तो पसमानदा एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है जो पीछे छूट गया। यहाँ पे उन मुस्लिम कैटेगरीज में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, कहीं ना कहीं अंदेशा मिल रहा है कि मुस्लिम कैटेगरी में भी हम एससी और एसटी का पीछे और बैकवर्डनेस का जो तरीका है, बैकवर्डनेस के जो इंडिकेटर्स हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, जो पीछे छूट गया है। इसे आमतौर पर मुसलमानों में वंचित तबकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो मुस्लिम कैटेगरी में भी जो ऐसे कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं जो प्रोग्रेस नहीं कर पाए, सोशली इकोनॉमिकली प्रोग्रेस नहीं कर पाए और बैकवर्डनेस की कैटेगरी में ज्यादा फॉल करते हैं, उनको डिनोट करने के लिए पसमानदा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो 1998 में अली अनवर अंसारी ने ये वाला जो शब्द है ये सबसे पहले इस्तेमाल किया था। उस वक्त पसमानदा में दलितों उस वक्त पसमानदा में दलितों में शामिल किया गया था और फिर उसके बाद में
SC ST बेसिकली जो कैटेगरी आ जाती है उसमें इनको कैटेगराइज किया गया था। अगर हम यहाँ पर बात करें मुस्लिम कैटेगरी में डिफरेंट यहाँ पे बाइफर्केशंस की, तो डिफरेंट बाइफर्केशंस में जो सबसे टॉप पर आते हैं वो आते हैं हमारे अशरफ कैटेगरी के जो मुस्लिम पर्सन्स होते हैं वो, दीज आर द मोस्ट एलिटेस्ट, ऐसा माना जाता है इन जनरल। सेकंड में आ जाते हैं अजलफ और नीचे सबसे ज्यादा आ जाते हैं यहाँ पे अजराल। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये जो दो वर्ग है ना, ये दो ही वर्ग यहाँ पर पसमानदा मुस्लिम्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि वो पीछे छूटे हुए वर्ग। बट ये जो बैकवर्डनेस है, यही बार बार हमारा क्वेश्चन रहा है आज के टाइम पे, हम बैकवर्डनेस में किन परिभाषाओं को, किन इंडिकेटर्स को मानेंगे? सोशली मानेंगे हम, इकोनॉमिकली मानेंगे हम, किन क्राइटेरियाज के ऊपर मानेंगे हम कि ये पर्सन, ये कैटेगरी बैकवर्ड है? आप पसमानदा मुस्लिम्स को भी अगर बैकवर्ड मान रहे हो तो किन कैटेगरीज पे मान रहे हो? क्या वो पुअर है? क्या वो पीछे छूट चुके हैं इकोनॉमिकली? क्या वो सोशली पीछे छूट चुके हैं? किन कैटेगरीज पे आप ये पसमानदा मुस्लिम्स को कह रहे हो कि बैकवर्ड है? ये क्राइटेरिया पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के चलते आज के टाइम पे देखो हर चीज़ पैसे से होती है, इसी चीज़ के चलते हमारा 103rd अमेंडमेंट आया था जो आपका EWS रिजर्वेशन लेकर आया था, 10% जिससे रिजर्वेशन मिलता है। तो वो यही इंडिकेटर तो बता रहा था कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बट अगर आपकी इनकम एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर नहीं है, आप रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा लो और आप सरकारी जॉब, कॉलेजेस में एडमिशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन, आप वो सब ले सकते हो। अब यहाँ पे हम दूसरे पैरामीटर के बारे में बात करें तो 80 to 85% का जो यहाँ पे डेटा निकाला गया है, सच्चर कमेटी ने बोला है कि 2006 के डेटा के अनुसार भारत की मुस्लिम आबादी का हिस्सा बनते हैं ये लोग। 80 to 85% इतने परसेंटेज ऑफ लोग हमारे भारत की आबादी का पूरा हिस्सा बनते हैं। तो काफ़ी बार बार ये पसमानदा मुस्लिम्स जो है अपना इशू उठाते रहते हैं। और याचिका में क्या मांग करी गई है? याचिका में ये मांग करी गई है कि सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में 10% अलग से आरक्षण दिया जाए। मौजूदा ओबीसी कैटेगरी, मतलब मौजूदा जो ओबीसी कोटा मिलता है उसके अंदर उपवर्ग यानी कि सब कैटेगराइजेशन के माध्यम से उनको 10% का आरक्षण दिया जाए। आधार इसका क्या बनता है? रंगनाथ मिश्रा आयोग और सच्चर कमेटी, जिनकी 2006 में ये रिपोर्ट आई थी जहां पे उन्होंने ये रिलीजन के बेसिस पे सब कैटेगराइजेशन, कास्ट के बेसिस पे सब कैटेगराइजेशन, इसके बारे में यहाँ पर बोला था। ये यहाँ पे मैंने कुछ पर्सन के नाम लिखे हैं जिन्होंने याचिका हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दायर करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला कि देखो आप पसमानदा कैटेगरी जो लेकर आए हो मुस्लिम्स में, वो बात ठीक है, हम मान रहे हैं उसको, ठीक है, हम उनको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। बट सबसे बड़ी बात तो ये है, दो चीजों पे आप सबसे बड़ी कमी कर रहे हो। एक तो हमारे पास में कोई डेटा नहीं है। डेटा कहाँ पे है? कितने % ऑफ मुस्लिम कैटेगरी के पर्सन्स बैकवर्ड है, कौन से क्राइटेरियाज पे बैकवर्ड है, ये तो हमें मालूम ही नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर ये रहती है कि क्या जजेस का काम है कानून बनाना? जजेस का काम तो नहीं है कानून बनाना, ये तो लेजिस्लेचर का काम है। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर कोर्ट सबसे ज़्यादा पीछे कहीं पे छूट जा रहा है। और यहाँ पे जिन्होंने याचिका भी दायर करी ना, उन्होंने प्रॉपरली डेटा नहीं प्रेजेंट करा कोर्ट के सामने। और वो ये भी मांग नहीं कर सकते कि देखो आप लोग तो कोर्ट हो, आप कोई ना कोई ऑर्डर पास कर दो, आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दो। कोर्ट के हाथ में नहीं होता है रिजर्वेशन प्रोवाइड करना। कोर्ट सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। कोर्ट सिर्फ और सिर्फ अपनी बात बता सकते हैं, कानून को आपको समझा सकते हैं। रिजर्वेशन देना या ना देना ये सीधा का सीधा पार्लियामेंट का ही पूरा का पूरा डोमेन में आ जाता है। तो इससे क्या हमें ये लगता है कि मुस्लिम्स को, मुस्लिम कैटेगरी को किसी भी तरीके का रिजर्वेशन मिलने ही नहीं वाला? ये तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने खड़ा हो जाता है। क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसपे मैंने आपको बताया था कि 5% महाराष्ट्र में जो मुस्लिम कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया जा रहा था उसको भी खत्म कर दिया गया। तो अब जॉब में भी और उसके साथ साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी अब रिजर्वेशन वहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो अब हमें देखना होगा कि आगे चल के आखिर होगा क्या। तो आंध्र प्रदेश में अगर हम मामले की बात करें तो आंध्र प्रदेश सरकार ने 5% मुस्लिम आरक्षण वहाँ पे तो दे रखा है। और अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को आंध्र प्रदेश मामले के साथ क्लब करने का सुझाव दिया है। क्लब करने का सुझाव दिया। और यहाँ पे संवैधानिक पक्ष क्या कहता है कि क्या केवल धर्म के आधार पर, देखो मैंने आपको बोला था ना कि आप किस कैटेगरी पे आइडेंटिफाई करने वाले हो कि भाई ये बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, कैसे बैकवर्ड है? क्या आप यहाँ पे धर्म के आधार पर किसी की बैकवर्डनेस को पिछड़ा वर्ग मानने वाले हो? धर्म के आधार पे आप डिसाइड करने वाले हो? ये जो डिसाइडिंग पैरामीटर है ना, इसी चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है और इसी चीज़ का अभी तक कुछ भी आइडिया नहीं है। अगले हम उस पे मुद्दे पर चलें तो अगला जो हमारी इसकी सुनवाई होगी वो 6 अप्रैल 2026 को लिस्टेड है। तो कुछ महीने में इसका हमें फाइनल डिसीजन, हमें फाइनल आंसर देखने को मिलेगा। और एक्शन किस चीज़ के ऊपर लेना है? एक्शन जो लेना है वो दो ही चीज़ों के ऊपर लेना है। वो दो ही चीज़ों के ऊपर लेना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। एक तो प्रमाण लेकर आओ, आप डेटा दिखा दो, बैकवर्ड है, डेटा भी है, तो बिल्कुल रिजर्वेशन मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा रिजर्वेशन? और सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि ये जो मामला है ये व्यापक धार्मिक श्रेणियों को से हटाकर सूक्ष्म सामाजिक
आर्थिक रूप से वर्गीकरण और उसकी ओर बढ़ने का एक अंदेशा देता है। तो अगर हम आइडेंटिफाई भी दे रहे हैं, हम रिजर्वेशन भी अगर प्रोवाइड करें, तो एक तो वो लेजिस्लेचर का काम है, वो इसके ऊपर प्रॉपर कानून बनाए, और उसके साथ ही साथ हम ये जो सूक्ष्म आधार के ऊपर हमें जो डिसाइड करते जा रहे हैं सब कैटेगराइजेशन, इसका कहाँ पे अंत होने वाला है और कहाँ कहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें तो मुस्लिम वर्ग को रिजर्वेशन देने का जो यहाँ पे पूरा मुद्दा है ना, ये कहीं ना कहीं ये SC ST पर भी जाने वाला है। अगर देखो आप मुस्लिम वर्ग के लिए SC ST में कैटेगराइजेशन करोगे, तो आपको हिंदू वर्ग में भी SC ST कैटेगरी की सब कैटेगराइजेशन करनी पड़ेगी। उसका क्या रिजल्ट निकलने वाला है? तो जो भी आप लोगों की राय है, मुझे ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दो, जिससे कि मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों का क्या सोचना है, और क्या मुस्लिम कैटेगरी को ये सब कैटेगराइजेशन दिया जाना चाहिए, इनको ये रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए या नहीं। जो भी आपकी राय है, सब कुछ बिल्कुल दिल खोल कर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और मैं आपके सारे कमेंट्स रीड करने वाली हूँ, उनको सब कुछ आंसर भी करने वाली हूँ। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।